नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल सुरेश्वरी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं नई सीरीज़, और नई सीरीज़ जो है आपकी DSSB के पेपर पर आधारित होगी। इस सीरीज़ में हम जो प्रीवियस ईयर के जो मैथ के क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। सेम टू सेम डिट्टो वही क्वेश्चन उठाए गए हैं। आपकी PDF वही है जो कि तो, और ये जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी मेरे, ठीक है। टेलीग्राम का जो चैनल का जो लिंक होगा मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से इस PDF को देख लेना। इसमें सभी के सभी जो क्वेश्चन हैं आपके वो सभी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का पहला प्रश्न। और ये 20 प्रश्न होंगे आपके, तो जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा, और बहुत अच्छे प्रश्न हैं। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। तो क्वेश्चन है, 6120 को A, B और C में इस प्रकार वितरित किया गया है कि A को B का 2/3 भाग तथा B को C का 1/4 भाग मिले। B का हिस्सा कितने रुपए है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर कंपेयरिंग हो रही है पहले A और B की। तो यानी अगर B को 3 रुपये मिलते हैं तो A को मिलेंगे 2 रुपये, ठीक है, क्योंकि A को B का 2/3 भाग मिलता है। और B और C में क्या रिलेशन है यहाँ पर देखेंगे हम। तो B को C का 1/4 भाग, यानी कि अगर C को 4 रुपये मिलते हैं तो B को 1 रुपया मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि B को यहाँ पर 3 रुपये मिलते हैं लेकिन यहाँ पर 1 रुपया। तो हम इसको 3 का एक मतलब 1 का 3 बनाएंगे, तो हम क्या काम करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 3 1 जा 3 और 4 3 जा 12, ठीक है। अब यहाँ पर हमने देखा कि B अगर A को 2 रुपये मिलते हैं तो B को 3 रुपये और C को मिलेंगे यहाँ पर 12 रुपये। तो कुल मिलाकर उन तीनों को मिलेंगे 2 और 3 5 और 12, यानी कि 17 रुपये। 17 की जो वैल्यू है आपकी वो दी गई है 6120 रुपये। तो एक की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर आ जाएगी आपकी 360 रुपये। और यहाँ पर पूछा गया है कि B का हिस्सा कितना है, तो B का हिस्सा कितना है 3, तो 3 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1080। तो PDF में भी ये आपके जो तो आंसर है जो ग्रीन हुआ हुआ है, यानी कि 1080 रुपये, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको सोल्यूशन कराऊंगा बस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यही है, यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया है वर्जन। तो चलिए इसका हिंदी में देखते हैं। और हिंदी में ये क्वेश्चन बोल रहा है, दो व्यक्ति अमर और बाला 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर प्रत्येक ने 15,000 रुपये उधार दिए। उनके द्वारा प्राप्त साधारण ब्याज के बीच का जो अंतर है 3,000 रुपये है। यदि ब्याज की वार्षिक दरों का योग 11% प्रति वर्ष है और अमर को बाला की तुलना में अधिक ब्याज मिलता है, तो अमर द्वारा प्राप्त ब्याज कितना है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सपोज करिए कि अमर जो है, अमर का जो ब्याज है वो R1 रेट पर जो होगा, आप कहेंगे कि 15,000 रुपये लिए हैं और 5% की 5 वर्ष के लिए लिए है और R1 रेट पर। तो PRT/100 लगा देंगे, तो ये तो आपका आ जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी कि ये आ जाएगा 15 5 75, यानी 750 R1 आपका आ जाएगा अमर का ब्याज। और बाला का जो होगा वो भी सेम टू सेम 750, क्योंकि समय भी 5 वर्ष है और जो प्रिंसिपल है आपका वो भी 15,000 रुपये है। तो ये हम एज इट इज़ लिख देंगे कि ये भी आपका आ जाएगा 750 R2, यानी अमर और जो बाला का जो ब्याज है वो 750 R1 और 750 R2 है। अब दोनों का जो अंतर है वो यहाँ पर दिया गया है 3,000 रुपये, ठीक है। यानी अगर मैं 750 R1 में से 750 R1 माइनस 750 R2 करूँ, तो यानी जो अंतर आएगा आपका आ जाएगा 3,000 रुपये। यानी कि 750 कॉमन लेंगे तो आपका आ जाएगा R1 माइनस R2 3,000 रुपये। तो 750 से इसे कैंसिल करेंगे तो आपका आ जाएगा 4, यानी कि R1 माइनस R2 आपका आ जाएगा 4। और इसने एक बात और कही है कि जो उनकी योग है, वार्षिक दरों का योग जो है वो 11% प्रति वर्ष है। यानी कि अगर हम इसको थोड़ा सा आगे ले, R1 माइनस R2 जो है आपका वो तो आ जाएगा यहाँ पर 4, और R1 प्लस R2 जो आएगा वो आ जाएगा आपका इतना 11। अब अगर हम यहाँ से R1 निकालें, यानी इन दोनों को ऐड करें, तो आपका आ जाएगा 2R1, R2 से R2 कैंसिल, और आपका आ जाएगा 11 और 4 15। तो R1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ से 7.5। अब 7.5 जो परसेंट रेट है वो हमने मानी थी अमर की, ठीक है। यानी कि इसका जो ब्याज मिला था वो कितना था, आप कहेंगे 750 R1। 750 R1 की जगह हम रख देंगे 7.5, और जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा ऑप्शन नंबर आपका
जो है 5625 रुपये। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा अगर हम इसको जूम कर दें तो आपका आ जाएगा 750 की मल्टीप्लाई 7.5 में करेंगे तो आपका आ जाएगा 5625 रुपये। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसको लिख देते हैं 5625। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 94 पेज पर। किसी निश्चित राशि पर 4% ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज उसी राशि पर 5% ब्याज दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज से 57 रुपये अधिक है, लगभग राशि कितनी है। तो अच्छा प्रश्न है, तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। तो ये प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर 4% ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज और 5% रेट से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज से 57 रुपये अधिक है, यानी जो SI है आपका CI से 57 रुपये अधिक है। अब आप एक बात बताइए, 5% का जो फ्रैक्शन होगा वो होगा 1/20। अब आप कहेंगे कि सर ये हो जाएगा 20 से 21। अब समय कितना है 3 वर्ष, तो हम यहाँ पर 3 कर देंगे, यानी कि यहाँ आ जाएगा आपका 8000 और यहाँ आ जाएगा 9261। 21 का क्यूब आपका आ जाएगा 9261। अब यहाँ पर जो ब्याज होगा वो कितना हुआ 1261 रुपये। ठीक है, अगर इसी 8000 रुपये पर हम क्या निकाल लें, 8000 रुपये पर हम 4 वर्ष का 4% रेट से अगर हम साधारण ब्याज निकालते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, 4 चौक 16 और 16 ठे कितना आ जाएगा आपका 128, यानी कि 1280 रुपये। ठीक है, यानी कि जो साधारण ब्याज है हमारे अकॉर्डिंग 1280 है और जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 1261 है। ठीक है, और कितने रुपए पर प्रिंसिपल कितना मानना हमने 8000 रुपये। तो यहाँ पर कितने रुपए मिले हमें अधिक, तो आप कहेंगे कि 19 रुपये, यानी कि जो हमारा अंतर है वो है 19 का, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है वो 57 रुपये का अंतर। तो एक की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी 3, 19 से काट देंगे, 19 या 57। ठीक है, अब जो प्रिंसिपल पूछ रहा है यानी कि आपसे मूलधन पूछता है, यानी कि मूलधन हमने मानना हुआ है 8000 रुपये, तो आप कहोगे 3 गुना 8000 कर देंगे तो आपका आ जाएगा आंसर 24,000 रुपये। तो ठीक है, आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 24,000 रुपये। एक बार चेक कर दीजिए, ये रहा आपका 24,000 रुपये। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 वर्ष में एक ही दर से एक निश्चित राशि पर क्रमशः 1000 रुपये और 1040 रुपये का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज अर्जित किया जा सकता है। ब्याज दर प्रति वर्ष कितनी है। तो अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। यानी कि शिफ्ट में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में से कई क्वेश्चन उठाए गए थे। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर 2 वर्ष का किसी निश्चित दर से जो साधारण ब्याज है वो 1000 रुपये है और चक्रवृद्धि ब्याज आपका 1040 है। अब आपको पता है जो साधारण ब्याज होता है वो प्रत्येक वर्ष समान लगता है समान रूप से, यानी कि आप 2 तीर ड्रॉ करेंगे। 1000 रुपये का ब्याज आपका 500 लगा होगा, पहले वर्ष भी 500 रुपये और दूसरे वर्ष भी 500 रुपये। अब टोटल मिलाकर जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो है आपका 1040 रुपये, यानी कि ये जो 40 रुपये लगे ये आपके दूसरे वर्ष इन 500 रुपये पर ही तो लगे होंगे ना। ठीक है, यानी कि 40 रुपये का जो हमें ब्याज मिला वो मिला 500 रुपये पर और मल्टीप्लाई कर देंगे 100, तो आपकी यहाँ से निकल जाएगी रेट। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 5 8 जो 40, यानी कि जो आपकी रेट होगी वो आपकी 8% आ जाएगी। यानी कि जो आपकी प्रतिवर्ष जो वार्षिक ब्याज की जो दर है वो आपकी 8% होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए देखते हैं, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। मुझे एक निश्चित दूरी को चलकर तय करने और गाड़ी से वापस आने में 37 मिनट का कुल समय लगता है। मैंने दोनों तरफ चलकर इसे 55 मिनट में तय कर सकता हूँ, तो दोनों तरफ गाड़ी से दूरी को तय करने में मुझे कितना समय लगेगा। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा है। अब आप एक बात देखिए, अगर मैं एक तरफ कार से चलूँ और एक तरफ चलूँ फुट से यानी पैर से पैदल, ठीक है, देखिए यहाँ कह रहा है कि मुझे एक निश्चित दूरी को चलकर यानी कि पैदल चलकर और ये गाड़ी से वापस आने में 37 मिनट का समय लगता है, 37 मिनट। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अगर मैं दोनों तरफ चलकर यानी कि 2F बाई फुट
55 मिनट का समय लगता है, तो आप इसको लिख देंगे 55 मिनट। तो अब आप क्या काम करोगे, इसने पूछा है कि दोनों तरफ गाड़ी से दूरी तय करने में मुझे कितना समय लगेगा। तो अब आप इसका भी 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसको घटा दीजिए, यानी 2c बचेगा। ये 2f से ये 2f कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और 37 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो आपका आ जाएगा 74, यानी 2c इज इक्वल्स टू 74 माइनस 55, यानी यह आपका आ जाएगा 2c बराबर आ जाएगा आपका 14 में से 5 गया 9 और 7 में से 6 में से 5 गया 1, यानी 19 मिनट। ठीक है, तो यानी कि आपको अगर दोनों तरफ गाड़ी से चलना है यानी कार से चलना है तो आपको 19 मिनट का समय लगेगा। 2c की वैल्यू आपको यहाँ से फाइंड करनी थी। अगर कहता कि एक तरफ से कार से चलने में कितना समय लगेगा तो आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपका आ जाएगा 9.5 मिनट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हिंदी वर्जन देखिए इसका। एक एक्सप्रेस ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से दूरी तय करती है और प्रत्येक 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट के लिए रुकती है। उसे प्रारंभिक बिंदु से अपने गंतव्य 600 किलोमीटर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो ये भी अच्छा प्रश्न है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अच्छा, आप यहाँ पर देखिए कि जो डिस्टेंस आपकी 600 किलोमीटर है और ट्रेन की जो औसत गति है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अगर इसका एग्जैक्ट टाइम होता तो आप बोलते कि ये जो 600 को 100 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 6 घंटे लगते अगर वो बिना रुके चलती गाड़ी। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक 75 किलोमीटर के बाद में वो 3 मिनट के लिए रुकती है। अब आप एक बात देखिए कि 600 किलोमीटर दूरी तय करने में प्रत्येक 75 किलोमीटर के बाद रुकती है, यानी कितनी बार रुकी होगी गाड़ी। तो हम यहाँ पर देखेंगे 15 या 75, 15 चौका 60, सॉरी 25 या 75, और 25 से कैंसिल करेंगे 25 दूनी 50 और 25 चौका 100, 3 से कैंसिल करेंगे तो आपका आ जाएगा 8 बार। लेकिन नहीं, यहाँ पर जो आपकी गाड़ी रुकी होगी 8वीं बार तो अपने गंतव्य स्थान पर चली गई होगी, तो कुल मिलाकर -1 करेंगे तो यानी कि 7 बार यहाँ पर आपकी गाड़ी रुकी होगी। यानी 6 घंटे तो पूरे ही लगे होंगे, लेकिन वो 7 बार रुकी होगी प्रत्येक 3 मिनट के लिए। तो टोटल कितना समय और लग जाएगा, 7 या 21 मिनट और फालतू लगी होगी। तो यानी कि 6 घंटे 21 मिनट आपका यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा, ना कि 24 मिनट। ठीक है, कभी आप 8 मल्टीप्लाई 3 कर दो क्योंकि वो 8वीं बार तो जाकर अपने स्टेशन पर ही रुकी होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। करण ने अपनी कार के खराब होने तक एक निश्चित दूरी के 2/3 हिस्सों को तय किया। उसने वही कार को खड़ा किया और शेष दूरी को पैदल ही तय किया। पैदल यात्रा का उसका जो समय कार के यात्रा के समय का 9 गुना था। ठीक है, तो उसके पैदल चलने की गति का उसकी कार की गति से क्या अनुपात होगा। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है। तो देखिए एक बार देखिए, वो कार से चल रहा था और निश्चित दूरी के 2/3 हिस्से को, यानी कि अगर 2/3 का मतलब है आपका, अगर 3 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस थी तो उसने जो 2 किलोमीटर है वो किया होगा कार से तय। बाकी का जो 1 किलोमीटर बचा, 1 किलोमीटर आपका जो बचा वो किया होगा उसने पैदल। ठीक है, 1 किलोमीटर किया उसने पैदल तय। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं कि अब उसने बोला कि उसने वही कार को खड़ा किया और शेष दूरी को पैदल ही तय किया। ठीक है, पैदल यात्रा का उसका समय कार से यात्रा का समय का 9 गुना था। ठीक है, उसके पैदल चलने की गति का उसकी कार की गति से अनुपात क्या होगा, यानी कि आपसे स्पीड का रेशियो पूछा गया है। तो आप कैसे निकाल लोगे इसको। तो 2 किलोमीटर जो था, यानी कि यहाँ पर हम करेंगे S1/S2। अब आप देखिए जो पैदल जो ये कह रहा है कि कार से यात्रा के समय का 9 गुना था, यानी कि पैदल जो था, पैदल कितनी दूरी तय करी 1, और ये जो समय है अगर यहाँ पर देखिए 2 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे अगर 1 घंटे का समय लगता होगा। ठीक है, तो इसे 1 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 9 घंटे का समय लगा, क्योंकि 9 गुना कहता है, ये आपका समय है। ठीक है, यानी कि जो स्पीड होगी आपकी दूरी बटे क्या होगी 4, दूरी बटे समय, जो आपकी स्पीड होगी दूरी बटे
समय होगी। यानी कि 2 किलोमीटर को, यानी कि 2 किलोमीटर उसने करा कार से। अब कार से जो उसने समय लिया वो 1 घंटा सपोज किया हमने, और जो पैदल था वो 1 किलोमीटर को वो 9 घंटे में उसको कवर करता है। तो बस अब आपको कुछ नहीं करना, बाहर लोगे मल्टीप्लाई और अंदर लोगे मल्टीप्लाई करके, यानी 9 2 18 अपॉन कितना आ जाएगा 1। यानी कि जो उसकी गति का, जो उसकी पैदल गति का उसकी कार की गति से जो अनुपात था 18:1 था। सॉरी, यहाँ पर पैदल पहले पूछा गया, तो पैदल क्या है, यानी कि आपका आ जाएगा 1/9 ऊपर आ जाएगा, 2/1 नीचे आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 1:18। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। जो पहले बोलेगा तो उसको आपको ऊपर रख लेना है, ठीक है। यानी कि 1:18 आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जूम इससे ज़्यादा नहीं होने का, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए क्योंकि पीडीएफ एज इट इज़ उठाई गई है। तो क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि 12 दिनों में एक दीवार को पूरा करने के लिए 25 श्रमिकों को लगाया गया। 5 दिन काम करने के बाद 5 श्रमिकों ने काम छोड़ दिया। काम को समय पर पूरा करने के लिए शेष 20 श्रमिकों में से प्रत्येक को कितने प्रतिशत से अपनी क्षमता बढ़ानी चाहिए। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पर करते हैं, या इसको थोड़ा मैं 1 मिनट रुकिए, इसको क्लियर कर लेते हैं। हाँ, तो चलिए देखते हैं। देखो, इसने बोला कि 12 दिनों में एक दीवार को पूरा करने का ठेका लिया गया, यानी कि 25 श्रमिकों को उसको लगाया गया। यानी कि जो टोटल वर्क था आपका, वो आप कहोगे कि ये था जी 12 × 25, 25 आदमी, ठीक है। एक आदमी सपोज करें कि अगर एक ही काम करता है, ठीक है, यानी कि 12 × 25 हो जाएगा काम। अब क्या होता है कि 5 दिनों के बाद में 5 श्रमिकों ने काम छोड़ दिया, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पर देखेंगे कि टोटल काम तो 12 दिन में पूरा होना था, अब काम अब भी 12 दिन में ही पूरा करना है, ठीक है। यानी कि जो 7 काम बच गया, 7 दिन का जो काम बच गया, किनका, 25 आदमियों का, क्योंकि 5 दिन तक तो काम कर दिया उन्होंने, ठीक है, 25 के 25 ने। तो बाकी जो काम बचा आपका 7 × 25 आदमियों का बचा। अब ये भी जो काम है 7 ही दिनों में पूरा कराना, लेकिन आदमी कितने रह गए यहाँ पर, अब जा 20 रह गए, ठीक है। 20 श्रमिकों में से प्रत्येक को कितने प्रतिशत से अपनी क्षमता बढ़ानी होगी, यानी कि 20 आदमी अब इसको कितने दिन में, मतलब कितनी क्षमता से करेंगे। तो आप क्या काम करोगे, 7 से तो 7 ही कैंसिल कर दोगे, 5 का 20 और 5 5 25, यानी कि जो क्षमता है आपकी 4 से कितनी होती है, यहाँ पर 5 होती है। तो यानी कितनी बढ़ी, आप कहोगे कि एक बढ़ी किस पर, 4 पे, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 25%, ठीक है। यानी कि 25% आपको क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि काम जो है आपका 25 आदमियों का 7 दिन का ही काम है, और वही काम 20 आदमियों को करना होगा, ठीक है, 7 ही दिन में। तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 25%। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ये तो आपका हो गया 25%। तो अब इस क्वेश्चन पर चलते हैं, एक बार इस क्वेश्चन को देख लिए। द वर्क, चलो इंग्लिश में देखते हैं इसको। द वर्क डन बाई x - 2 मैन इन 4x + 1 डेज एंड द वर्क डन बाई 4x + 1 मैन इन 2x - 3 डेज आर इन द रेशियो 2:5। इन हाउ मैनी डेज x + 4 मैन डू 12x² + 15 वर्क। यानी कि ये पूछता है कि x + 4 आदमी कितने दिनों में इस काम को पूरा कर देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि x - 2 आदमी किसी काम को 4x + 1 में करते हैं, और ये जो है 4x + 1 मैन इसको 2x - 3 में करते हैं, और ये जो रेशियो दिया गया है इनका, वो दिया गया है 2:5। डेज का जो रेशियो दिया गया है वो है 2:5। तो अब यहाँ से हम 4x1 से 4x1 कैंसिल कर देंगे, 5 की मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 5x - 10, और यहाँ जाएगा 4x - 6, ठीक है। अब 4x इधर आ गया माइनस का, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 4, 10 इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, और 10 में से 6 गया तो आपका आ जाएगा 4, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 4। अब यहाँ पर पूछा गया है कि x + 4 आदमी, अब x की वैल्यू जब हम 4 पुट करेंगे तो टोटल आदमी कितने आ जाएंगे, 4 और 4 8, और जो टोटल वर्क है वो आपका कितना आ जाएगा 12x² + 15 है, यानी 12x² करेंगे, यानी 4 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा 16, और प्लस आ जाएगा 15। तो टोटल जो काम होगा आपका, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, 12 × 16 और प्लस का 15, और ये करेंगे 8 आदमी, तो यहाँ आपके आ जाएंगे डेज।
तो 12 × 16 करेंगे, 16 दूनी 32 का 2 का करी लगे 3, 16 × 16 और 3 कितना आ जाएगा 192, और प्लस का आ जाएगा 15 और अपोन में आ जाएगा 8। तो आपका आ जाएगा 5 और 2 7, 9 और 1 10, 1 और 1 2, 207/8। अब 8 से कैंसिल करेंगे तो आपका आ जाएगा 8 दूनी 16, 8 चौक फिर बच गया आपके 4 यानी 47, 8 पंजे 40 और 7 47, 7/8, 25 सही 7/8 दिन में आप इस काम को कर देंगे। ठीक है, तो जो आपका आंसर होगा 25:7/8 होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। ठीक है, ये है आपका ऑप्शन नंबर 1, 25 होल 7/8। तो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक पाइप 4 घंटे में एक टंकी भर सकता है। इंग्लिश में भी देख लीजिए इसको एक बार। ए पाइप कैन फिल अ टैंक इन 4 hours while a leak which is at 1/4 of the height of the tank from bottom can empty up to the part in 2 hours if both are operated simultaneously and initially the tank is full, then when it will be 1/4 full। तो पहले थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझते हैं, तो कोई हिंदी में भी पढ़ लो। कह रहा है कि एक पाइप 4 घंटे में एक टंकी भर सकता है, जबकि एक छिद्र जो नीचे से टंकी की 1/4 की ऊंचाई पर है उस हिस्से तक उसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों एक साथ संचालित होते हैं और शुरू में टंकी भरी हुई है तो यह 1/4 कब तक भर जाएगी। तो यानी कि जैसे कि ये है आपकी टंकी, ठीक है। अब इसकी जो हाइट है यानी कि बॉटम से 1/4 कह रहा है कि नीचे से टंकी की 1/4 ऊंचाई पर, यानी कि अगर ये पूरी की पूरी 4 मीटर की है तो यानी कि यहाँ पर 1 मीटर पर एक छेद है, और ये छेद ऊपर से जो टंकी है यानी कि 3/4 टंकी बचेगी ना ऊपर, बिल्कुल, यानी 3/4 टंकी को वो 2 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, और एक पाइप 4 घंटे में टंकी को भर सकता है, यानी पूरी टंकी को 4 घंटे में भरेगा। तो अब एक बात बताइए, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि दोनों के दोनों को खोल दिया गया, यदि दोनों एक साथ संचालित होते हैं और शुरू में टंकी भरी हुई हो तो यह 1/4 कब तक भर जाएगी। ठीक है जी, तो देखिए अब आप कहोगे कि जी पूरी की पूरी अगर 4 पार्ट है इसके, 4 पार्ट को 4 घंटे में खाली करता है, सॉरी भरता है, तो ऊपर ले तो 3 पार्ट कितने में भरेगा, तो आप कहोगे 3 पार्ट 3 घंटे में भरेगा। ठीक है, 3 घंटे में भरेगा, क्योंकि हमको यही पार्ट भरना है। ठीक है, 1/4 कब तक भर जाएगी। ठीक है जी, तो अब जो 3/4 है यानी कि इसका मतलब है कि 3/4 कब तक खाली हो जाएगी, क्योंकि टंकी खाली ही होगी भाई। इसमें कहा कि 1/4 कब तक भर जाएगी, यानी यहाँ तक कब तक होगी, या जब पूरी भरी हुई होगी, यानी कि टंकी खाली होगी 3/4। तो अब देखते हैं कि भाई 2 घंटे में खाली कर सकता है, यानी कि 3/4 को 2 घंटे में खाली कर सकता है। बस ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम ऐसा करेंगे, इसको थोड़ा सा नेक्स्ट पेज लेते हैं। अब एक पाइप ए है, एक पाइप बी है। ए तो 3/4 को यानी कि 3 घंटे में भरता है, और बी इसको 2 घंटे में खाली कर देता है। बस ठीक है, अब यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा इसका 6 और 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6, यानी कि ए 1 घंटे में 2 लीटर पानी डालता है तो बी 3 लीटर निकाल देता है। तो कुल मिलाकर जो अगर ये ए प्लस बी दोनों के दोनों खुल जाए तो 1 लीटर पानी जाएगा। ठीक है, टंकी में 1 लीटर पानी सॉरी खाली होगा। तो टोटल टंकी फ़िलहाल है 6 भरी हुई, यानी कि 6 लीटर पानी है इसमें। तो कितने घंटे में खाली हो जाएगी, 6 - 1 यानी कि आपका आ जाएगा 6 घंटे। 6 घंटे में ये खाली हो जाएगी, यानी कि 1/4 पानी ही इसमें रह जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा वो 6 घंटे होगा। देख लो इसे एक बार, लो जी 6 आवर्स। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिकली था क्वेश्चन, समझने के लिए एक बार दोबारा फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट करके देख लियो। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यदि एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 108 पाई है, 108 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, अर्धगोले का आयतन क्या होगा। तो अर्धगोला का मतलब यानी सेमिस्फेयर, ये हो गया आपका सेमिस्फेयर। ठीक है, अर्धगोला। अब देखिए इसका जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो होता है 3πr²।
क्या होता है 3 पाई r²। अगर इसके वक्र पृष्ठ की बात करेंगे तो वो होता है 2 पाई r²। इसके आयतन की बात करेंगे तो वो होगा आपका 2/3 पाई r³ ये इसका होगा आयतन, ये होगा इसका वक्र पृष्ठ और ये होगा इसका संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसने क्या दिया गया है। इसका संपूर्ण पृष्ठ दिया है 108 पाई, यानी कि 3 पाई r² के बराबर दिया गया है इसका 108 पाई। ठीक है, तो यानी कि अगर हम इसको कैंसिल करें, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगी, 3 से कैंसिल करेंगे तो आपका 36 आ जाएगा, और r की वैल्यू आपकी आ जाएगी 6, क्योंकि r² की वैल्यू 36, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। तो अर्धगोले का आयतन अब आपको निकालना है, तो कितना आ जाएगा 2/3 पाई r³। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, 2/3 पाई r³, यानी 6 का क्यूब करेंगे। चलो 6 × 6 × 6, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4 और 6 6 जा 36, यानी कि आपका आ जाएगा 36 × 4, तो आ जाएगा 144 पाई। तो जो इसका वॉल्यूम होगा वो हो जाएगा 144 पाई सेंटीमीटर क्यूब। देख लीजिए एक बार, 144 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। और ये है आपका क्वेश्चन, एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात 3:2 है। यदि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पार्क की सीमा के साथ 12 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है तो पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मज़ा आएगा करने के में। तो चलिए देखते हैं, ये हो गया आपका आयताकार पार्क। अब इसकी जो लंबाई और चौड़ाई में जो रेशियो दिया गया है वो है 3:2। आप इसको लंबाई को 3x मान लीजिए और चौड़ाई को 2x। ठीक है, अब यदि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पार्क की सीमा के साथ साथ, यानी कि इसके चारों ओर ऐसे घूमे, तो उसको 12 मिनट पूरे लगते हैं एक चक्कर पूरा करने में। अब आप एक बात बताइए, अगर वो 12 मिनट में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो कितनी दूरी तय करेगा। तो आप कहेंगे 10 गुना 12 मिनट को कर लीजिए, घंटे में चाहिए तो 12/60 करेंगे, तो आपका आ जाएगा 12 पंजे 60, और 5 से कैंसिल करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 किलोमीटर। अब 2 किलोमीटर ये क्या आ जाएगा, यानी कि ये इस आयत की परिधि यानी कि परिमाप है। अब आयत का परिमाप का आपको सूत्र पता है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, यानी 3x और 2x को ऐड कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 5x। 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, तो कितना आ जाएगा ये आपका 2 किलोमीटर, यानी कि 2000 मीटर भी कह सकते हैं आप इसको। 5 दूनी 10, 10 से आपकी 1 0 कैंसिल हो जाएगी, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 200। तो जो आपकी लेंथ होगी वो हो जाएगी 600 और जो आपकी ब्रेथ होगी वो हो जाएगी 400। अब इसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो 6 चौका 24 और 2 और 2 यानी कि 4 0 इसके पीछे लगा देंगे हम, तो कितना आ जाएगा 24,000 वर्ग मीटर। ठीक है, तो अच्छा प्रश्न था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कह रहा है कि एक बर्तन एक खोखले गोलार्ध के आकार में है जो एक खोखले बेलन से जुड़ा हुआ है। गोलार्ध का व्यास 14 सेंटीमीटर है और बेलन की कुल ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। बर्तन की आंतरिक पृष्ठ सतह का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत अच्छे प्रश्न हैं ये भी। तो चलिए देखते हैं, पहले तो इस बर्तन को देखते हैं कि ये किस तरीके का है। देखिए ये बर्तन है आपका, पहले तो है इसमें अर्धगोला, गोलार्ध का मतलब होता है अर्धगोला। अच्छा सा नहीं बना, थोड़ी ड्राइंग मेरी ऐसी है भाई। चलिए ये देखिए, ये हो गया आपका अर्धगोला। ठीक है, अब इसके ऊपर है जी बेलन, ये हो गया इसका ऊपर बेलन। ठीक है, अब इसकी टोटल जो देखिए, इस पूरे बर्तन की कुल ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर, यानी कि ये हो जाएगी 12। ठीक है, 12 सेंटीमीटर, और जो इस गोलार्ध का जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर है, यानी रेडियस इसकी कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे कि 7 हो जाएगी। तो आप ये बताइए कि जो ये पार्ट बचा, अगर ये 7 है और ये टोटल है 12, तो ये 5 सेंटीमीटर बचेगा ना। यानी कि जो बेलन की ऊंचाई होगी वो 5 सेंटीमीटर होगी और रेडियस तो सेम टू सेम 7 सेंटीमीटर ही होगी। अब ये कह रहा है कि बर्तन का आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल हम कहेंगे कि
एक तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी इस अर्धगोले का ये कितना होगा, तो ये होगा 2πr² और प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ होगा, ये हो जाएगा आपका 2πrh। अब यहाँ से हम 2πr कॉमन ले सकते हैं क्योंकि r दोनों की सेम है, तो यहाँ से बचेगा r और यहाँ से बचेगा h। अब वैल्यू रख दीजिए बस, तो कितना आ जाएगा, 2 की वैल्यू 22/7, r की जगह हम रख देंगे 7 और r प्लस h, यानी h ये क्या है, इस सिलेंडर की ऊंचाई है 5 और आर कितनी है 7, तो टोटल मैं लिख दूँ इन दोनों को ऐड करके, आर प्लस एच आ जाएगी आपकी 12। ठीक है, आर प्लस एच कितनी होगी 12, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 22 दूनी 44, 22 2 जा 44 मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो आपका आ जाएगा 528 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें फार्मूले का ही खेल है। देखिए, अगर आपके फार्मूले याद है तो आप इन क्वेश्चनों को बहुत जल्दी कर लेंगे। ठीक है, वैसे मैं इनको अपनी SD यादव मैथ सीरीज़ में भी चला रहा हूँ, अगर आपको देखनी है तो एक बार उसको जाकर देख लियो। धीरे धीरे ये सब क्वेश्चन करा दिए जाएंगे आपको। अब आते हैं आपके चार्ट पर आधारित, तो ये चार्ट पर आधारित क्वेश्चन भी पूछे गए आपसे। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी है आपका, कह रहा है कि दो वृत्त ए और बी, इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए। ये कह रहा है कि दो वृत्त हैं ए और बी के क्षेत्रफलों का योग एक तीसरी वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है जिसका व्यास 30 सेंटीमीटर है। यदि वृत्त का व्यास 18 सेंटीमीटर हो तो वृत्त बी की त्रिज्या कितनी है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए, एक की अगर त्रिज्या πr1², यानी एक की त्रिज्या r1 है छोटे वृत्त की, ये दो छोटे छोटे वृत्त है और ये एक बड़ा वृत्त हो गया, तो इनका जो क्षेत्रफल है इस बड़े वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। इसकी रेडियस r1 मान ली, इसकी रेडियस r2 और इसकी मान ली हमने कैपिटल R। तो देखिए इसका बेसिक समझिए, तो इसका क्षेत्रफल πr1², इससे बड़े का πr2² और सबसे बड़े का कितना आ जाएगा कैपिटल R²। अब यहाँ से हम पाई को कॉमन लेकर काट देंगे तो बचेगा r1² प्लस r2² इक्वल टू किसके, कैपिटल R² के। तो यही आपको याद रखना है। ठीक है, अब r1 की वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पर, देखिए बड़े वृत्त का व्यास है 30 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 15 का स्क्वायर बराबर किसके। अब यदि एक वृत्त का व्यास है 18 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी जो त्रिज्या होगी वो हो जाएगी 9 सेंटीमीटर, यानी 9 का स्क्वायर प्लस और छोटे वाले यानी r2 की वैल्यू आपको यहाँ पर निकालनी है। तो आपको ट्रिपलेट भी याद होगे, 15, 9 और ये कितना आ जाएगा 12, यानी कि 15 का स्क्वायर 225, 9 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 81, 225 में से 81 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 144 और r2 की वैल्यू 144, तो r2 की वैल्यू r2² की वैल्यू 144, तो r2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको थोड़ा क्लियर कर लीजिए। तो ये है आपका पाई चार्ट पर आधारित प्रश्न। इंग्लिश में क्या कहता है चलिए देख लीजिए, पहले तो इसको थोड़ा पढ़िए, ऐसे हिंदी वर्जन ही ले लो बस इसका। हाँ जी, ये कहता है कि निम्नलिखित पाई चार्ट को ध्यानपूर्वक अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर अलग अलग दिया गया है कि भाई प्रिंटिंग खर्च 35% है, कागज़ पर खर्च 10% है, मिश्रित जो खर्च है वो 4% है, रॉयल्टी खर्च 15% है, विज्ञापन खर्च 18% है, बाइंडिंग और कटाव का खर्च जो है वो 18% है। अगर आप इन सबको ऐड करेंगे तो टोटल 100% होगा। अगर आपको केंद्रीय कोण निकालना है तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपका केंद्रीय कोण पर ही आधारित है, तो कैसे निकाल लेंगे। तो ये क्वेश्चन है आपका, चलिए थोड़ा पढ़ लेते हैं। विज्ञापन खर्च के अनुरूप केंद्रीय कोण कितना है, तो कैसे निकालेंगे। देखिए विज्ञापन खर्च कितना है 18%, 18 अपोन क्या करेंगे 100 और मल्टीप्लाई करेंगे 360, तो यहाँ पर आ जाएगा कोण, आपका केंद्रीय कोण आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 2 5 जा 10 और 18 और 5 से कैंसिल करेंगे तो आपका आ जाएगा 5 3 जा 3.6 आ जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 18 6 का 108, 18 या 54 और 10 64, 64.8 डिग्री। देखिए ऑप्शन में है क्या,
44.8 नहीं 64.80 आएगा, ये यहाँ पर मिस प्रिंट हो रहा है, ठीक है। 64.80 आएगा, ये क्वेश्चन मिस प्रिंट हो रहा है आपका, कोई दिक्कत नहीं है, 64.8 डिग्री आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इसको पढ़िए। कह रहा है निम्नलिखित पाई चार्ट के ध्यान, अच्छा ये इंग्लिश वर्जन है, कह रहा है मिसलिनियस एक्सपेंसेस आर 6000। ये कह रहा है कि अगर जो विविध पे जो खर्चा है वो है आपका 6000 रुपये, तो हाउ मच मोर आर बाइंडिंग एंड कटिंग चार्ज देन मिसलिनियस, यानी कि कितना चार्ज अधिक है, बाइंडिंग एंड कटिंग का चार्ज मिसलिनियस से कितना अधिक है। तो यहाँ पर देखिए मिसलिनियस कितना है आपका, ये रहा मिसलिनियस है 4%, यानी कि 4% की जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है आपकी 6000। तो 1% की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लेंगे तो आ जाएगी 1500 रुपये। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं बाइंडिंग एंड कटिंग का जो चार्ज है वो कितना है, ये है आपका 18%, और जो मिसलिनियस का था वो था 4%, तो टोटल जो अंतर आया वो कितना आया 14%। अब 14% की वैल्यू आपको यहाँ से फाइंड करनी है, तो 14 मल्टीप्लाई 1500 करेंगे तो आपका आ जाएगा 21,000 रुपये, ठीक है। मल्टीप्लाई करके आप खुद भी देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ ये तो हिंदी वर्जन हो गया इसका। अब आ जाइए इस क्वेश्चन पर, अच्छा और तो नहीं रह गया कुछ, और कुछ ना इसमें, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन। अब नेक्स्ट थोड़ा इसको भी देख लीजिए, जूम कर देते हैं। ये इसमें दिया गया है, एक एज ग्रुप दिया है और इसमें दिया गया कि परसेंट, कितने परसेंट आदमी है, यानी कि अगर देखें कि 15 तक के जो हैं वो 30% आदमी हैं, बच्चे हैं, और 16 से 30 के जो है हमें 22% है, 31 से 45 18, और 45 से 46 से 60 है आपके 16, और 61 से 75 है 9, और 75 अबव है आपके 5। तो अब यहाँ पर पूछा गया कि देयर आर 45 लाख पीपल अबव 45 ईयर्स, यानी कि 45 साल से ज़्यादा, टोटल 45 लाख आदमी है, 45 साल से ज़्यादा 45 लाख आदमी हैं। तो कह रहा हाउ मैनी पर्सनस आर देयर इन द एज ग्रुप 60 to 30, यानी 16 से 30 के बीच में कितने लाख आदमी होंगे। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखें कि जो 45 से ऊपर हैं वो टोटल कितने हैं, यानी कि आप कहेंगे कि 46 से 75 तक के सभी 45 से ऊपर ही है, बिल्कुल जी हाँ। यानी कि 16 और 9 25 और 5 30% है जी हमारे अकॉर्डिंग। तो 30% की वैल्यू जो दी गई है वो है आपकी 45 लाख, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपकी। अब हम क्या काम करेंगे यहाँ से, भाई हम यहाँ से कैंसिल कर देंगे 15 से, 15 टू ज़ा, और 15 से कैंसिल करेंगे आपका आ जाएगा 3, यानी 2% की वैल्यू 3 लाख के बराबर है, 2% की वैल्यू 3 लाख। अब ये पूछा गया कि 16 से 30 ईयर के बीच में जो है, 16 से 30 साल के बीच में कितने परसेंट है, यानी कितने लाख आदमी है। तो आप कहेंगे कि 16 से 30 के बीच में है 22, तो 2 का आप 22 बना सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल। यानी कि आप बोथ साइड 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसमें भी 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 11 तिया 33 लाख, ठीक है। 33 लाख आदमी, यानी कि जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। तो इसको आपको बहुत ही ध्यान से देखना था, क्वेश्चन को बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न है आपका 45 वर्ष की आयु से ऊपर 45, ये तो अच्छा हिंदी वर्जन हो गया इसका। अब नेक्स्ट प्रश्न है 112 113, इसको पढ़िए, थोड़ा जूम कर देते हैं। कह रहा है इफ़ देयर आर 13.5 लाख पीपल इन द ग्रुप 61 to 75, देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन इन द ग्रुप 1630 एंड 4660। अच्छा तो यहाँ पर देखिए आपसे क्या बोला गया है कि जो 13.5 लाख आदमी है 61 से 75 के ग्रुप में, 61 से 75 हमारे अकॉर्डिंग 9% है, 9% की जो वैल्यू दी गई है वो है आपकी 13.5, तो 1% की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ से 1.5, क्योंकि 15 नमा 135 होते हैं, ठीक है। यानी 1.5 लाख, 1% की वैल्यू यहाँ से आ गई 1.5 लाख, ठीक है। तो अब 61 से सॉरी यहाँ पर कह रहा है कि 16 से 30 और 46 से 60, तो 16 से 30 तो 22, और 46 से 60 है आपका 16,
तो इनका डिफरेंस कितना होगा, 22 और 16 का डिफरेंस होगा 6 का। तो 6% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे 1.5 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो आपका आ जाएगा 9 लाख। ठीक है, यानी कि आपका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अब इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए थोड़ा। ये क्या कह रहा है कि द बार ग्राफ गिवन बिलो रिप्रेजेंट्स द प्रोडक्शन इन टन्स एंड सेल्स इन टन्स ऑफ स्टील इन द इंडिया फ्रॉम 2009 टू 2014, यानी 2009 से 2014 का जो सेल्स है किसकी, स्टील की, वो यहाँ पर दिखाई गई है। तो जो ग्रीन है वो तो है आपकी सेल्स, देखिए यहाँ पर दिया गया है, ग्रीन तो है सेल्स और रेड है प्रोडक्शन। तो अब इसका पहले प्रश्न पर चलते हैं, और पहला प्रश्न आपका बोल रहा है क्या, पिछले वाले पे ही है, इस पे तो क्वेश्चन ना है, 115। हाँ जी, कह रहा है कि देखिए एक बार हिंदी में पढ़ लीजिए इसको। कह रहा है कि 2012 से 2014 तक की औसत बिक्री और 2009 से 2014 तक के औसत उत्पादन में अंतर कितना टन है। तो 2012 से 2014 तक का पहले तो आप क्या निकाल लोगे, औसत बिक्री 2012 और 2014 तो कितनी है 500, बिक्री कितनी है 600, बिक्री आपकी ग्रीन है तो आप इनको लिख लेंगे 500 600 और फिर है आपकी 640, इसको कर देंगे आप 3 से डिवाइड तो कितना आ जाएगा 500 और 600 11, 11 और 6 कितना आ जाएगा 1740 अपॉन 3, 3 पंजे 15, 3 अठे 24, यानी कि 580 आ गया आपका औसत। अब यहाँ पर आप देखोगे कि 2009 से 2014, 2009 से 2014 टोटल यहाँ तक की जो आपका उत्पादन है आपका रेड, तो 520, 740, 700, 580, 810 और 760, इन सबको ऐड करके किससे डिवाइड करोगे, 1 2 3 4 5 6, तो भाई 520 और 740 पहले तो आप ऐड कर लीजिए किसको, 520 और 580 को, तो आपका आ जाएगा 1100, 740 और 760 को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 1500, 15 और 11 आपके हो गए 2600, यानी कि ये और ये ऐड हो गए, ये और ये ऐड हो गए। अब 700 और 810 हो गए आपके 1510, 1510 और हो गए तो आपके आ जाएंगे, सॉरी ये आपके आ जाएंगे 0 1 1 2 1 3 1 4, 4110 और इसको डिवाइड कर दीजिए 6 से, तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा 6 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, बच गए आपके 5 यानी 51, 6 8 जा 48, 6 6 36, 5 बच गए, ठीक है 51 और 6 8 48 और 6 5 3, 685 आपका औसत आ जाएगा इसका उत्पादन का। तो अब इनका अंतर कितना आ जाएगा, 685 में से 580 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 105। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन था, थोड़े बस कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं और कुछ नहीं, बस यही आपका लास्ट क्वेश्चन था, फिर आपकी इंग्लिश चल जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की क्लास, एक बार कमेंट करके अच्छा सा कमेंट करना, ठीक है, और मतलब बताना कि कैसी लगी ये क्लास आपको। तो इसी तर्ज पर आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, तो बने रहिए इस चैनल के साथ में और हमारे साथ में। ठीक है, धन्यवाद।